अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप क्या होता है, पहले इसके बारे में हम चीज़ें समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको पहले सीख लेते हैं, बाद में हम ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम ग्रुप को सीखते हैं। सबसे पहली बात देखें कि हमें एक सेट दिया गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सेट दिया गया होगा। ये सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन एम्प्टी। ठीक है, एक हमें नॉन एम्प्टी सेट दिया गया होगा। इस सेट को हम चेक करेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, इसको कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहला काम हमने इस पे एक बाइनरी फंक्शन डिफाइन करवाना है। ठीक है, बाइनरी फंक्शन डिफाइन करवाना है। आप इसे बाइनरी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, आप इसे बाइनरी रिलेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप इसे बाइनरी कंपोजिशन का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम रख लें। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, अगर हमने सेट को ग्रुप साबित करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो सबसे पहले हम इस पे एक फंक्शन, रिलेशन या कंपोजिशन डिफाइन किया करेंगे। वो कौन सी होगी, तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्राइटेरिया लिखी जाएंगे, यहाँ पे हम एग्जांपल को सोल्व करे जाएंगे। तो देखें, एक सेट एग्जांपल के तौर पे मैंने सेट ऐसे ले लिया जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, 1 और -1। ठीक है, अब ये जो बाइनरी फंक्शन होता है ना, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी कंपोजिशन, ये हमारे पास डिफाइन होती है एस क्रॉस एस से लेके एस तक। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एस क्रॉस एस से लेके एस तक होता है। तो एस तो हमारे पास मौजूद है, किस चीज़ की कमी है, एस क्रॉस एस की। तो चलिए जी एस क्रॉस एस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह। और कैसे रिलेट करता है, 1 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर 1 -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, और फिर -1 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, और फिर हमारे पास -1 जो है ये -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेट में दो एलिमेंट्स थे, एस क्रॉस एस, दो इसके एलिमेंट दो इसके एलिमेंट, तो दो बार 4, तो टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 और 4। एस क्रॉस एस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सेट बना लिया एस क्रॉस एस का, ये सेट हमारे पास आ गया एस क्रॉस एस का, और यहाँ पे सेट आ जाएगा हमारे पास एस का। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से लेके आया, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया, ये हमारे पास फंक्शन मैपिंग आ गई एस क्रॉस एस से लेके एस तक। एस क्रॉस एस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, ये वाले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, 1। ठीक है, 1, -1 और -1, 1 और फिर -1, -1। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स आ गए एस क्रॉस एस में। ऐसे सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 और -1, तो इसमें एलिमेंट आ गए 1 और -1। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि मैंने इस सेट को अंडर एडिशन चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, अंडर एडिशन चेक करना है, अंडर एडिशन, या फिर मैं इसको कह दूं मुझे अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं अंडर एडिशन लेके चलता हूँ, यानी कि अंडर एडिशन का मतलब है कि जो मैं बाइनरी कंपोजिशन लूँगा वो एडिशन वाली होगी। ठीक है, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एडिशन वाला होगा। तो जब मैं बाइनरी फंक्शन एडिशन वाला ले लूँगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, यानी कि 1, 1 1, -1 और ये -1, 1 और ये बन जाएगा -1, -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और -1, और यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन कौन सा डिफाइन हुआ, एडिशन वाला, तो यहाँ पे मैं लिख जाऊँगा प्लस। ठीक हो गया, ये एस क्रॉस एस है और ये सिर्फ और सिर्फ एस है, तो हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई हो गया। यहाँ पे लिखूँगा एडिशन फंक्शन अप्लाई हो गया एस क्रॉस एस से लेके एस तक। सिर्फ मैंने क्या यहाँ पे इन जनरल कहा जा रहा था एफ। ठीक है, अब एफ की जगह पे मैंने एक स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस का। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का ले लूँगा, तो ये देखें, ये डाट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर देगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऑर्डर पेयर 1, 1, 1, -1 और -1, 1 और ये आ जाएगा हमारे पास -1, -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, -1 और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और ये s क्रॉस s से लेके s तक। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सेट S को अंडर एडिशन चेक करें कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ डिफाइन करवाएंगे। अगर हमें कहा जाए कि सेट S जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं, तो सबसे पहले हम फंक्शन कौन सा मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएंगे। पहले हम चेक करते हैं, देखें 1 और 1 इन दोनों एलिमेंट्स पे जब ये ऐड होगा यानी कि 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो इसकी मैपिंग नहीं होगी किसी से भी। ठीक है, इसकी मैपिंग किसी से भी नहीं होगी। अब ये इस पे अप्लाई हो जाएगा 1 और +-1 तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0, 0 की मैपिंग भी नहीं होगी। अब ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 1, अब ये भी दोनों ऐड होंगे तो इसकी मैपिंग भी किसी पे नहीं होगी। अब ये इसका आंसर आएगा -2 तो इसकी मैपिंग भी किसी पे नहीं होगी। तो ये जो सामने हमारे पास चीज़ लिखी हुई है तो ये एक रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं है। तो ये अंडर एडिशन इनके दरमियान फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो सका, तो हम लिख देंगे कि सेट S जो है वो अंडर एडिशन जो है नॉट ए ग्रुप, एक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे एडिशन वाला फंक्शन ही अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, फंक्शन की ही प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं किया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस सेट, पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट में एक आंसर आना चाहिए। तो इसकी हर एक वैल्यू क्या, कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं हुई, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन ही पूरी नहीं हुई। तो इस वजह से जब फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो हम कह देंगे ये सेट ग्रुप है ही नहीं। अब इस पे आ जाते हैं, 1 और 1 जब इस पे मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार आंसर आ जाएगा 1, तो ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। 1 -1 जब इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 -1 बार -1 आंसर आ जाएगा, तो ये -1 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि ये दो एलिमेंट है, जब इस पे ये अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन वाला तो -1 एक बार, तो -1 ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके साथ अप्लाई होगा -1 बार यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आंसर आ जाएगा +1, तो ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हर एक एलिमेंट फंक्शन की डेफिनेशन पूरी करता है कि नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन कहते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू इन सेकंड सेट। फंक्शन उसको कहते हैं कि अगर पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आए, हर एक वैल्यू के लिए दूसरे सेट में एक आंसर आए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू यूज़ हो रही है ना, हाँ जी, हर एक वैल्यू के लिए एक आंसर आए, तो इसके लिए एक आंसर आया, ठीक है, इसके लिए एक आंसर आया, ठीक है, इसके लिए एक आंसर आया, ठीक है, इसके लिए एक आंसर आया, ठीक है। तो हर एक वैल्यू के लिए, पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए आगे वाले सेट में एक ही आंसर आ रहा है, हैंस इस पे हमारे पास फंक्शन अप्लाई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि इसको मैं आगे लेके चल सकता हूँ ये चेक करने के लिए ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर मैंने चेक करना हो कि दिया गया सेट ग्रुप है कि नहीं, तो पहले उस पर फंक्शन डिफाइन करवाया जाता है। इस पे मैंने फंक्शन डिफाइन करवाने की कोशिश की लेकिन ये फंक्शन नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, इसकी मैपिंग ही नहीं हुई। तो ये पहली बात ही गलत हो गई कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, तो पहले सेट की कोई एंट्री यूज़ ही नहीं हुई। 3 हो जाती, 1 रह जाता, फिर भी फंक्शन नहीं था होना। फंक्शन कहता है कि हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो सका, तो S अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होगा। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो है ये हमारे पास बन गया। अब जब फंक्शन बन जाए तो हम 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, 4, तो उनमें से 2-3 मैं लिखवा देता हूँ और एक जो है वो खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ आती है क्लियर लॉ। ठीक है, क्लियर लॉ। दूसरे नंबर पे आएगी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा इनवर्स।
अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाया करे और इसके बाद ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि वो ग्रुप है। ठीक हो गया। अब देखें ये जो क्लियर लॉ हुआ करेगा ना, ये जो क्लियर लॉ होगा, ये क्लियर लॉ जब ये फंक्शन डिफाइन हो जाए तो क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता है। ठीक है, जब ये फंक्शन डिफाइन हो जाए करे तो क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड हो जाता है। कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि जब फंक्शन डिफाइन हो जाए करे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर फंक्शन डिफाइन करवाने के साथ ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहते हैं कि दिया गया हमारे पास सेट एक ग्रुप पर है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको एक फंक्शन ही डिफाइन करके दिखाया कि इस पे फंक्शन अप्लाई नहीं होता और इस पे फंक्शन अप्लाई हो जाता है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर लॉ की। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लियर लॉ की। क्लियर लॉ कहता है कि आप ग्रुप में से 2 एलिमेंट लें, फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप के 2 एलिमेंट्स लें, अगर उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करें। अब देखें, ऑपरेशन या प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इन जनरल मैं स्टैटिक ऑपरेशन ले लेता हूँ, इसको कहते हैं स्टार पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, जो कि बाइनरी फंक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो 2 ऑपरेंड लें और दोबारा आंसर एक ही आए, इसकी ज़्यादा डिस्कशन है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैंने एक मशीन बना दी। ठीक है, इस मशीन का क्या मतलब होगा, देखें, अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया है 5 एंटर करूँ, यहाँ पे 7 एंटर करूँ और आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 7 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे एडिशन का एक ऑपरेशन अप्लाई हुआ जो कि 5 और 7 को प्लस करके 12। तो ये 2 चीज़ों से जब एक चीज़ बनती है तो 2 चीज़ों पे काम किया गया, एक चीज़ बन गई, तो 2 की वजह से बाई, तो बाइनरी। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा, जो मशीन होगी, ये जो फंक्शन होगा, इसको बाइनरी फंक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी फंक्शन। प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी। ठीक है, प्लस में तो डिफाइन नहीं हुआ तो इन जनरल मैं स्टैटिक की बात कर लेता हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टार का मतलब क्या होगा, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल हर किसी के लिए बात करने लगे हैं। तो क्लियर लॉ उस वक्त होल्ड करता है अगर हम उस ग्रुप के तमाम 2 एलिमेंट्स ले लें, यानी कि एक दफ़ा कोई 2 ले लिए, एक दफ़ा कोई 2, जब उन पे वो ऑपरेशन अप्लाई करें, उन पे जब ऑपरेशन अप्लाई करें तो दोबारा आंसर जो है वो जी में से ही आए। जब एक एग्जांपल करेंगे उस वक्त हमें अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया। अब देखें, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ कहता है कि 3 एलिमेंट्स लें ग्रुप में से 3 एलिमेंट्स लें। तो वो 3 एलिमेंट ले लिए, तो जब 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए तो ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी का आंसर इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। कहता है कि पहले इन पे ऑपरेशन अप्लाई करके फिर इसके साथ अटैच हो, यानी कि इसके साथ ऑपरेशन, या पहले इन पे ऑपरेशन अप्लाई करके फिर इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आए। पहले इसको सोल्व करके इसके साथ, फिर इसको सोल्व करके इसके साथ। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ग्रुप के हर एक 3 एलिमेंट्स के लिए, तो फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। ठीक है, तीसरा लॉ हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कहता है ग्रुप का एलिमेंट अगर हमने एक ए ले लिया है, अगर हमने एक ग्रुप का एलिमेंट ए लिया है तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए को ई के साथ ऑपरेट करवाएं राइट से या लेफ़्ट से, तो आंसर ए ही आए। यानी कि ई हमें एक ऐसा ग्रुप में से एलिमेंट मिले जो कि ए पे कोई भी असर ना लेके आए। एग्जांपल हम वही उठा लेते हैं ये वाली, यानी कि साथ साथ एग्जांपल भी तो समझाई जाऊँ ना। चलें जी, पहले 4th लास्ट वाली चीज़ रह गई है तो वो करवा लूँ, उसके बाद फिर एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट पे आ जाता है इन्वर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर उस एलिमेंट को अप्लाई करवाएं राइट से या फिर लेफ़्ट से
तो आंसर जो है हमारे पास दोबारा आना चाहिए क्या, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस सेट को अंडर एडिशन चेक करना चाहता था कि एडिशन वाले ऑपरेशन पर ये सेट ग्रुप है कि नहीं। तो एडिशन पे तो हमारे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कह दिया कि ये नॉट ए ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये चीज़ डिफाइन हो गई, ये चीज़ डिफाइन हो गई, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या था, आगे ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी थी। मैंने आपको बताया था कि जब ये फंक्शन डिफाइन हो जाए तो पहली प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई होगी। कैसे सेटिस्फाई हुई, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप ग्रुप के तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए, यानी कि अब मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ करनी है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में ये इस तरह बनेगा कि सेट एस के 2 एलिमेंट्स लें, उन पर मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई करें तो दोबारा आंसर उसी सेट में से आना चाहिए। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये सेट है ना, सेट, इसमें से 2 एलिमेंट्स उठा लें। एक दफ़ा मैंने 1 और 1 उठा लिया, एक दफ़ा 1 और -1 उठा लिया, एक दफ़ा -1 और 1 उठा लिया, एक दफ़ा -1 और -1 अप्लाई कर लिया। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, यानी कि ये जो ए और बी, तमाम एलिमेंट ए और बी 2-2 एलिमेंट लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखें वो भी सेट में से आता है कि नहीं। तो देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया दोबारा सेट में से, 1 को -1 से दोबारा सेट में से ही आंसर, -1 को +1 से दोबारा सेट में से ही आंसर, 1 को -1 से, -1 को -1 से दोबारा सेट में से ही इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि असल में यही चीज़ तो ये लिखी हुई थी। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को डिफाइन करवाते हैं तो ये खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो हमारे सेट के लिए पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेट कौन सा था, सेट हमारे पास ये वाला था। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए ये चीज़ क्या बनेगी, एसोसिएटिव के लॉ के लिए बनेगी कि 3 एलिमेंट लें आप एस में से, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, ये ABC आपने ये इस तरह के लेने हैं। ठीक है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं फिर सी से करवाएं, या ए को बाद में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं फिर ए से, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी फुलफिल होगा क्योंकि इस रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रहा, 3 एलिमेंट होने चाहिए, 2 है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब है कि हर एक एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है। कहता है हर एक एलिमेंट के लिए आप साबित करवाएं कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा कि जिसको लेफ़्ट से या राइट से ऑपरेट करवाएं, राइट से या लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं तो उस एलिमेंट पे असर ना पड़े। यानी कि देखें एक एलिमेंट 1 है ना, तो 1 के साथ मैं एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँगा कि इस 1 पे कोई असर ना पड़े, तो वो ये 1 होगा। इस 1 को राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ्ट पे करवाएं तो इस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर 1 की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। ये मैंने राइट से अप्लाई किया, ये मैंने लेफ्ट से अप्लाई किया, इस 1 पे और इस 1 पे कोई असर नहीं आया, तो हमारे पास आइडेंटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, मज़ीद देख लें, ये -1 है ना, -1। ठीक है, तो -1 के राइट से मैंने एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई किया, या -1 के लेफ़्ट से मैंने एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई करूंगा कि दोबारा आंसर -1 आए, तो वो एलिमेंट 1 होगा। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ना 1 पे असर आता है ना -1 पे असर आता है। तो ऐसा एलिमेंट जिसको राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो ए पे कोई फ़र्क ना आए, यानी कि इन पे कोई फ़र्क ना आए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 आ गई, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए मल्टीप्लाई बाय ई और इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आंसर ये आना चाहिए। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब इनवर्स किसे कहते हैं, इनवर्स अगर हम कहें तो ए को ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं, ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट जो है वो अप्लाई करवाएं कि दोबारा आंसर ई आ जाए। वो एलिमेंट हम राइट से भी करवा सकते हैं, लेफ़्ट से भी। ठीक है, तो चलिए जी, हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। देन हम ए इसको कहे करेंगे ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, इसको हम ए का इन्वर्स कहा करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक दफ़ा 1 होगी, एक दफ़ा -1 होगी, यानी कि 1 के साथ एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं राइट से भी और लेफ़्ट से भी, ये लेफ़्ट साइड बना लेते हैं ना। ठीक है, तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आई यानी कि 1 आए। अब एक दफ़ा ए की वैल्यू -1 होगी क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हमने चेक करना है, तो एक दफ़ा एलिमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब 1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ इसी ग्रुप का
यानी कि इसी सेट का एक कैसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोबारा आंसर 1 आए तो 1 होगा, कैसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊंगे आंसर 1 आए 1 होगा। तो 1 का इन्वर्स 1 है और 1 का इन्वर्स 1 है, ठीक है। यानी कि इसका इन्वर्स क्या है ये वाला, तो इसका इन्वर्स कितना आ गया 1 है। तो 1 का इन्वर्स कितना है, इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1, 1 का इन्वर्स 1 है। -1 का चेक करते हैं, तो -1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर 1 आए, तो वो -1 होगा। यानी कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ए के साथ क्या, ए इन्वर्स, इसके साथ क्या -1, तो -1 का इन्वर्स क्या होगा -1, तो इन्वर्स ऑफ -1 इज़ -1, -1 का इन्वर्स क्या होगा -1। दो ही एलिमेंट थे, दोनों का इन्वर्स आ गया, 1 का 1 इन्वर्स आ गया, -1 का -1 इन्वर्स आ गया, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी उसी वक्त डिफाइन हो गई थी जब ये हुआ था पूरा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें दोबारा आंसर उसी में से आएगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर ला भी होल्ड। एसोसिएटिव एलिमेंट्स चाहिए थे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने देखा इसकी आइडेंटिटी 1 आती है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं या इससे मल्टीप्लाई करवाएं इन पे असर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हमने देख लिया, दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 और एक -1, 1 का इन्वर्स 1 ही है और -1 का इन्वर्स -1 ही है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि सेट एस जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ठीक है। अंडर एडिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस पर पहली फंक्शन ही अप्लाई नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन हमारे डिफाइन हो गया, पहली प्रॉपर्टी साथ ही सेटिस्फाई हो जाती हैं, आगे वाली 3 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो गई, तो हमने कह दिया एस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नई बात, अगर इसके साथ अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ एक और प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो फिर 1 2 3 4 5 इन 5 प्रॉपर्टीज़ वाले को हम कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबिलियन ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है। अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप का नाम दे देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा लॉ है ये भी। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ हमें कहता है कि तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप पर ए बी बराबर आना चाहिए बी ए के, ठीक है। ये स्टैटिक ऑपरेशन यहाँ पे इन जनरल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, तो कहता है 1 मल्टीप्लाई बाय -1 का आंसर आए इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यानी कि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ये ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए। देखें इसका आंसर कितना आ गया -1, इसका आंसर भी कितना -1, लेफ्ट राइट का इक्वल है, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल टू आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका भी आंसर -1, इसका भी आंसर -1। तो ये देखें दोनों केसेस हमारे पास, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। 5वीं प्रॉपर्टी भी आ गई, तो ये वाला सेट हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। तो सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एन अबिलियन ग्रुप, इज आल्सो एन अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए। अब देखें तो अंडर एडिशन तो हमारा साबित नहीं हुआ था। अब हम इन जनरली हम जो भी लेके चला करेंगे ना, हम जो ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। जनरली हम जो भी ऑपरेशन लेके चला करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखें कि कोई और ऑपरेशन यूज़ करें तो वो इस तरह चीज़ बना करेगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ करें तो ये इस तरह सिंपल लिख दिया जाता है, अच्छा प्यारा, ठीक है। अगर हम इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, अकेला ए भी लिख सकते हैं, तो ये जनरली हम ये वाली नोटेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लेके चला करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हुई है, यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स के बारे में। डेफिनेशन क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। अब उन्होंने जी का नाम दिया है, मैंने एस का नाम दिया था, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लेना है टुगेदर विद द बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन कौन सी, हमने स्टैटिक ले ली, ये मैंने सारा आपको बताया हुआ है। इस सेट टू फॉर्म ए ग्रुप, हम कहेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी जो है जिसके साथ बाइनरी कंपोजिशन है वो एक ग्रुप बनाएगा अगर वो इन पास्टुलेट्स को फॉलो करता है। पहला पास्टुलेट एसोसिएटिविटी, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं
क्लियर लॉ कहाँ पे गया? तो मैंने आपको बताया था कि जब ये बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई हो जाती है तो उसी वक्त क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर लॉ के बारे में उन्होंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। कहीं बुक्स में आपको 3 प्रॉपर्टीज़, कहीं में 4 मिलेंगी। तो चौथी के बारे में आपको मैंने बताया, जो कि क्लियर लॉ होता है वो बाइनरी कंपोजिशन के साथ ही फुलफिल हो जाता है। ये यहाँ पे रिमार्क में लिखा भी किया हुआ है कि सिंस स्टैटिक इज़ अ बाइनरी कंपोजिशन, ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी कंपोजिशन है इन जी में। इट इज़ अंडरस्टैंड डैट, तो इसका मतलब है कि ए बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ए स्टैटिक ए स्टार बी का आंसर भी ग्रुप में से ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई हो गई। तो बाइनरी कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट जो है वो मैप करे, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर भी इसी में से आ गया, इसका आंसर भी दोबारा, यानी कि ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद भी दोबारा जी से आ गया, तो ये खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसको कहते हैं बाइनरी कंपोजिशन। तो कहता है कि बाइनरी कंपोजिशन जब, जैसा कि स्टैटिक एक बाइनरी कंपोजिशन है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ए और बी दो तमाम एलिमेंट्स के लिए ए स्टैटिक बी का आंसर भी जी में से आएगा, ठीक है, यूनिक मेंबर ऑफ ये। तो इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। किस वजह से? इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लिखी। बाकी मजीद अब जल्दी चलते हैं। एसोसिएटिविटी क्या है? 3 एलिमेंट्स लें, उन पे स्टैटिक ऑपरेशन पहले इन पे अप्लाई करें, बाद में इस पे, या पहले इस पे अप्लाई करके बाद में इस पे, तमाम एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताया कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करें कि उसको राइट से या लेफ्ट से अप्लाई करें तो ए पे कोई भी फ़र्क ना आए। एग्जिस्टेंट ऑफ इन्वर्स मैंने आपको बताया कि ए का इन्वर्स ए डैश होगा, अगर ए पे ए डैश राइट से अप्लाई करें या लेफ्ट से अप्लाई करें तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। ए डैश इज़ देन कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, ठीक हो गया। अब रिमार्क में पहला रिमार्क मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिमार्क नंबर 2 पे। वो कहता है कि अगर इन एडिशन अबव पास्टुलेट, अगर उन पास्टुलेट्स में कम्यूटेटिव लॉ भी लगा दिया जाए तो वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए आए तो हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो वो उन्होंने जो मैंने एंड पे बताया था कि जनरली हम ए क्रॉस बी यूज़ किया करेंगे, ठीक है, जनरली ए क्रॉस बी। तो उन्होंने कहा है जनरली द बाइनरी कंपोजिशन फॉर ए ग्रुप इज डिनोटेड बाय, जनरली हम बाइनरी कंपोजिशन को इससे डिनोट किया करेंगे डॉट से, विच इज़ सो कन्वेनियंट, जो कि बहुत ही पुरअसर है टू राइट लिखने में। दिस बाइनरी कंपोजिशन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। कहता है इनफैक्ट, कहता है दर हकीकत हम इस जो डॉट को है ना, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि वी इवन ड्रॉप, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि ए बी को भी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी की जगह पे, यानी कि ए डॉट बी लिखा हुआ था ना, तो डॉट को हमने ड्रॉप करके अकेला ए भी लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इस वजह से हम इसको जनरली ये यूज़ किया करेंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर कहता है आगे जितना भी हम पढ़ेंगे आगे, वैन एवर वी से डैट जी इज़ अ ग्रुप, अगर हम कहेंगे कि जी एक ग्रुप है तो इट विल बी अंडरस्टूड डैट देयर एग्जिस्ट अ बाइनरी कंपोजिशन। तो कहता है इसका मतलब है कि वहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होगा? मल्टीप्लिकेशन का ऑन जी, एंड इज सेटिस्फाई ऑल द एक्सियम्स इन द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप। कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को कह देते हैं कि हम कह देते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, तो वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। और वहाँ पे हम कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे होंगे? डॉट वाला, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेनियंट होता है और आगे आने वाले हर एक वर्क में हम इसको ही लेके चलेंगे। कहता है कि इफ़ द सेट जी इज़ फाइनाइट, कहता है कि अगर सेट जो है वो फाइनाइट होगा तो इसका मतलब है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उसको फाइनाइट ग्रुप कहा जाएगा। अगर सेट फाइनाइट है तो वो फाइनाइट ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज वो इन्फिनिट ग्रुप होगा, ठीक है। अगर सेट फाइनाइट है तो उससे बनने वाला ग्रुप भी फाइनाइट ग्रुप होगा, अगर सेट इनफाइनाइट है तो उससे बनने वाला ग्रुप भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। और फाइनाइट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, ठीक हो गया। अब देखें वो कहता है वी शैल ऑलवेज यूज़ द सिंबल ई, हम हमेशा ई को आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करेंगे, और ए इन्वर्स, इसको हम इन्वर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। ए का इन्वर्स ये हुआ करेगा और आइडेंटिटी को हम ई से ज़ाहिर किया करेंगे। तो आगे टेक्स्ट में कहीं पे भी ई यूज़ किया गया तो इसका मतलब आइडेंटिटी और इसका मतलब ए इन्वर्स हुआ करेगा। कहता है एक और डेफिनेशन आ गई है कि बाय द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे हम पीछे ये वाला सेट पढ़ के आए ना, ये वाला, तो इसका ऑर्डर कितना था? 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स थे और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम इस तरह ज़ाहिर किया करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वी विल मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उस ग्रुप में मौजूद हैं, ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हुआ करेगा और इसको हम इससे डिनोट किया करेंगे। कहता है आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप नहीं बनाते, तो ये आगे वाली एग्जांपल्स हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।